तो मूवी की शुरुआत में एक जंग के सीन से होती है। यह वक्त है 1965 का, जिस वक्त अमेरिका और वियतनाम के दरमियान में जंग चल रही थी। दोनों तरफ से होने वाली गोलाबारी की वजह से यहां बस तबाही का मंजर था। इस जंग को जीतने के लिए अमेरिकन सोल्जर्स सीक्रेट प्लानिंग में लगे थे, जिस प्लानिंग के तहत इन्हें वियतनाम के उस इलाके को वाइटर जेट की मदद से तबाह करना था, जहां से वो लोग वेपन सप्लाई करते थे। जैसे उनके वेपन तबाह हो गए, वह कमजोर हो जाते और अमेरिका जीतने के चांसेस बढ़ जाते। मीटिंग में आई सभी सोल्जर से इस मिशन को सीक्रेट रखने का कहा जाता है। रात में सभी सोल्जर को एक सर्वाइवल मूवी दिखाई जाती है, ताकि अगर वो वियतनाम के घने जंगलों में फंस भी गए तो इस सर्वाइवल मूवी के दिखाई तरीकों से अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाएंगे। सभी के सभी सोल्जर इस मूवी पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि इन्हें यकीन था कि ऐसा कुछ होगा ही नहीं। लेकिन हर चीज को इतना लाइट लेना भी अच्छा नहीं होता। सुबह होते ही ये लोग मिशन पर निकल जाते हैं। वियतनाम की सरहद पर पहुंचते ही इन्होंने बमबारी शुरू कर दी थी, लेकिन चुप, वो भी बैठने वाले नहीं थे। जवाब में वो भी इनके फाइटर जेट पे बमबारी करते हैं। अमेरिकन 4 में से 3 फाइटर जट तो बचकर यहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से इस बमबारी में टंगल नामी सोल्जर का फाइटर जेट तबाह हो जाता है। खुशकिस्मती से वह अपनी जान बचाने में कामयाब हो चुका था, लेकिन एक और बुरी बात यह थी कि वो वियतनाम की सरहद में वियतनाम के सोल्जर बुरी तरह उसके पीछे पड़ जाते हैं। उनसे छुपने के लिए वो जंगल में रास्ते तलाश करने की कोशिश में लग जाता है, लेकिन उसे यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। उसे रात जंगल में ही गुजारनी पड़ती है। सुबह होते ही अमेरिकन रेस्क्यू हेलीकॉप्टर उसे ढूंढते हुए भी यहां आ चुका था। ये देखकर उसकी उम्मीद बढ़ती है। वो जल्दी से जैसे तैसे कर एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ता है, ताकि हेलीकॉप्टर को वह नजर आ सके। एक मिरर के जरिए वो हेलीकॉप्टर को सिग्नल भी देने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी उसकी बदकिस्मती कि हेलीकॉप्टर काफी देर उसे ढूंढ कर यहां से जा चुका था। उदास टैंगर वहां से उतरता है। उसे प्यास ज्यादा लगी थी, इसीलिए वो एक तालाब के पास जाकर पानी पीता है। और जब वह पानी पीने में मग्न था, तभी पीछे से वियतनाम के सोल्जर्स आकर उसे पकड़ लेते हैं। उसे घसीटते हुए गांव में लेकर आया जाता है, जिसके बाद वियतनाम के लोग डांगलर को गांव के बिल्कुल बीचों बीच गर्म जमीन के ऊपर बांध देते हैं। डांगलर इनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन ये लोग डांगलर की लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे थे। 2 दिन तक डांगलर यही बता रहा, बिना कुछ खाए पिए, जिसके बाद सोल्जर्स उसे गवर्नर के पास ले जाने का फैसला करते हैं। और जिस वक्त ये लोग गवर्नर के पास जा रहे थे, इन्हें हवा में अमेरिका का हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। सोल्जर्स को लगा कि डांगलर ने किसी तरह सिग्नल देकर इस हेलीकॉप्टर को अपने पास बुलाया है, इसीलिए वो तेजी से डांगलर को लेकर जंगल में छुप जाते हैं। शक के तौर पर वो डांगलर पे कई गोलियां बरसाते हैं, जिसमें से एक भी डांगलर को नहीं लगती। खैर, हेलीकॉप्टर के जाने के बाद ये लोग अपना सफर शुरू करते हैं और फाइनली डांगलर को यहाँ के गवर्नर से मिलवाया जाता है। गवर्नर इंग्लिश जानते थे। डांगलर से बात करते हुए वो डांगलर से कहते हैं कि हम तुम्हें जिंदा सलामत तुम्हारे मुल्क वापस छोड़ाएंगे, लेकिन एक शर्त पे तुम्हें हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, जिस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तुम फिर अमेरिका के लिए नहीं बल्कि वियतनाम के लिए काम करोगे। तुम हमारे सिपाही बन जाओगे और अमेरिका की सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन हमें दोगे। लेकिन ये सुनते ही डांगलर फौरन इनकार कर देता है, क्योंकि वो एक गद्दार नहीं था। उसके मना करने पर वियतनाम के सोल्जर उसे बुरी तरह से टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। उसे जमीन पर बुरी तरह घसीटा जाता है, पानी में डुबो दिया जाता है, यहां तक कि ये लोग उसे जेल में भी बंद कर देते हैं। लेकिन वह फिर भी एक गद्दार बनने के लिए तैयार नहीं होता। कई दिन ऐसे ही टंगल के इस जेल में गुजर जाते हैं। वो दिन रात यहां से निकलने के बारे में ही सोचता रहता था। इसीलिए वह अपने एक कैदी साथी से बात करता है, जिसका नाम है जैम। वो जम से कहता है कि मैंने यहाँ पे हर चीज नोटिस कर ली है। ये सोल्जर्स जो हमारा पहरा देते हैं, वो दिन के वक्त हम पे ज्यादा नजर रखते हैं, लेकिन रात में हम बड़ी आसानी से यहाँ से भाग सकते हैं। अगर हम किसी तरह यहाँ से निकलकर जंगल तक पहुंचने में कामयाब हो गए, तो मेरा यकीन मानो रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स जो अभी तक हमें ढूंढ रही हैं, हम उनको इशारा करके अपनी तरफ बुला सकते हैं और फिर इस तरह हम बच जाएंगे। जवाब में जम कहता है, हाँ, आइडिया तो बुरा नहीं, लेकिन यह सोचो कि अगर पकड़े गए तो फिर इस जेल में आने की भी नौबत नहीं रहेगी। फिर तो ये हमें मार ही डालेंगे। ऊपर से रात में ये हमारे हाथों में हथकड़ियां भी तो बांध देते हैं। जवाब में डेंगलर कहता है, यह सब तुम मेरे भी छोड़ दो। डेंगलर का मिशन यही था कि वह किसी तरीके से अपनी हथकड़ियां खोल सके, लेकिन बदकिस्मती से उनके पास ऐसी कोई चीज नहीं थी। वो अपने आसपास मौजूद हर चीज पर ध्यान देता है। उसने अपने दिमाग में ही यहां से निकलने का प्लान बनाया हुआ था। वो अपने दिमाग में ही सारे रास्ते भी बना लेता है और हथकड़ी खोलने वाले मसले के लिए वह यहाँ सोल्जर की नजरों से बचते हुए एक कील छुरा लेता है। रात में वह इसी कील के जरिए अपनी हथकड़ी खोलने की कोशिश करता है और खुशकिस्मती से हथकड़ियां खुल भी जाती हैं। यह देखकर सभी कैदी काफी ज्यादा खुश हो गए थे।
अगर इन्होंने हथकड़ियां खोल ली थीं, तो आगे का प्लान भी मुश्किल नहीं था। इन सबको ही उम्मीद मिली थी कि यह लोग यहां से बचकर भाग पाएंगे। ये लोग फैसला करते हैं कि कल रात होते ही यह लोग यहां से भाग निकलेंगे। लेकिन शायद यहां से निकलना उनकी किस्मत में था ही नहीं, क्योंकि अगली सुबह दोबारा अमेरिकन यहां पर हमला कर देते हैं। जिस हमले का गुस्सा वियतनाम के सोल्जर्स इन बेचारे कैदियों पर निकालते हैं, वो इन्हें बहुत मारते हैं। एक कैदी जो इन सब के जुल्म से तंग आ चुका था, वो बाहर निकलकर अमेरिकन फाइटर जेट्स को सिग्नल देने की कोशिश करता है कि हम यहाँ फंसे हुए हैं, लेकिन उसे अमेरिकन देख नहीं पाते और सजा के तौर पर वियतनामी सोल्जर उसके ऊपर गोलियां चला देते हैं, जो गोली किस्मत से सिर्फ उसकी कान को छू कर गुजरी थी। उनके ऊपर सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई थी। अब तो रात में भी उनके ऊपर पहरा दिया जाता था। और ये सारे हालात देखते हुए जैम डेंगलर से कहता है कि हमें अपना प्लान यही रोक देना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें अमेरिकन के लिए वेट करना चाहिए। वो जरूर हमें यहाँ रेस्क्यू करने आ जाएंगे। पर डांगलर का मानना था कि अगर कोई मदद आनी होती तो अब तक आ जाती। डांगलर अपने यहाँ से भागने के प्लान पर भरोसा था और उसकी इस प्लान पर जैम को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, तुम अपने साथ साथ हम सबकी जान खतरे में डाल रहे हो। अगर अब तुमने यहाँ से भागने की बात की ना, मैं जाकर सोल्जर्स को बता दूंगा ना। चाहते हुए टंगल को भी यहाँ खामोश होना पड़ जाता है। अगले दिन टैलर का बर्थडे भी था। ये सभी मिलकर यहाँ डांगलर का बर्थडे भी सेलिब्रेट करते हैं। आज वो पहला दिन था जब ये लोग इस जेल में हंस रहे थे। बर्थडे की खुशी में यहाँ डांगलर सबको एक गिफ्ट देता है, उनकी हथकड़ी की चाबी जो उसने किसी तरह कील से बनाई थी। ये चाबी देकर एक और बार वो कैदियों को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि ये लोग यहाँ से भागने में कामयाब हो सकते हैं। वो इन सब से कहता है कि अगर आप लोगों को लगता है कि हम लोग जंगल में सरवाइव नहीं कर पाएंगे, तो मेरे पास एक दूसरा प्लान भी है। हम यहाँ सभी सोल्जर्स को बंदी बना लेते हैं, जिसके बाद हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएंगे। एक ग्रुप सोल्जर्स पर ध्यान रखेगा और दूसरा ग्रुप रेस्क्यू हेलीकॉप्टर को इशारा करेगा, और ऐसे हम लोग जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे। इस बार सभी कैदी डांगलर के इस प्लान को अंजाम देने के लिए तैयार थे। अब सोल्जर्स को बंदी बनाना था, तो कोई वेपन वगैरह तो इनके पास होने ही चाहिए थे। ये वेपन कहाँ से लेते? वेपन भी ये सोल्जर्स के ही चुराने का प्लान करते हैं। काफी दिन ये सोल्जर्स पर नजर रखते हैं, उनकी एक्टिविटीज पर नजर रखते हैं, और इन्हें यह बात पता चलती है कि जब सोल्जर्स खाना खाने के लिए इकट्ठा होते हैं तो वो अपने वेपन्स दूर रखकर जाते हैं। मौका पाते ही इन कैदियों ने अब सोल्जर्स के वेपन चुरा लिए थे। वेपन चुराने के बाद 1 से 2 दिनों में उन्हें यहाँ से भागना ही था। लेकिन तभी एक कैदी आकर यहाँ पे उन्हें वियतनाम के सोल्जर्स की बातें बताता है। वो लोग सभी कैदियों को मारने का प्लान कर रहे थे, क्योंकि इन सबको छुट्टियों पे अपने अपने घर जाना था। लेकिन इन कैदियों की वजह से ये लोग अपने घर नहीं जा पा रहे थे। सोल्जर्स ने प्लान किया था कि वो सभी कैदियों को मारकर गवर्नर को ये कहेंगे कि कैदी यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे, और ऐसे हमने उन्हें मार दिया। आसान लफ्जों में कि अब सभी कैदियों की जानों को सोल्जर से ही खतरा था। इन्हें अगर अपनी जान बचानी थी तो जल्दी अपने प्लान पर काम करना शुरू करना था। सभी अपने छुपाए हुए वेपन्स बाहर निकालते हैं और अपने प्लान को अंजाम देने में लग जाते हैं। डांगलर इन्हें बताता है कि हम लोगों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड होना है। एक ग्रुप दाई साइड से तो दूसरा ग्रुप बाई साइड से सोल्जर्स को घेर लेगा। ऐसे उन्हें बंदी बनाना और यहाँ से भागना आसान होगा। लेकिन जैसे ही डलर और उसका साथी दाएं साइड पे आते हैं तो वो देखते हैं कि दूसरी साइड से उनके ग्रुप वाले वहां थे ही नहीं। उन्होंने डांगलर और डांगलर के साथी को धोखा दे दिया था और ये लोग यहाँ से भागकर जंगल में जा चुके थे। डलर के पास अब कोई रास्ता नहीं था। वो इन बेचारे सोल्जर्स को मारकर अपने साथी के साथ यहाँ से बाहर निकलता है। जंगल में आते ही डांगलर को अपने ग्रुप के बाकी सारे साथी दिखाई दे गए थे। वो इन सबसे गुस्सा था। वो कहता है कि तुमने सारा प्लान चौपट कर दिया। अब जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम लोग वैसा ही करना, मैं यहां से जा रहा हूं। मार्टिन नामी दूसरे कैदी को इन्हें अपने साथी को लेकर जंगल के दरमियान में चला जाता है। ये लोग अब जंगल को पार करते हुए यहां से निकलना चाह रहे थे, लेकिन जंगल में बहुत ही तेज बारिश शुरू हो जाती है और ऐसे ही इन्हें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बारिश के थमते ही बैंगलर फैसला करता है कि वो अब नदी के रास्ते से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो रास्ता थोड़ा आसान था। इसीलिए ये लोग कुछ लकड़ियां जमा करके कश्ती बनाते हैं। इस कश्ती को लेकर ये लोग पानी में उतर चुके थे। डांगलर खुद इस कश्ती को चला रहा था, क्योंकि मार्टिन की तबीयत खराब थी। अब जैसे जैसे से ये नदी आगे जा रही थी, इन्हें पता ही नहीं चलता कि आगे जाकर ये नदी एक चश्मे में बदल रही थी। यानी नदी का पानी एक बहुत बड़ी पहाड़ी से होते हुए नीचे जा रहा था। ऐसे में ये कश्ती की मदद से जो सफर नहीं कर सकते थे, ये लोग कश्ती को छोड़कर इस पानी में जंप कर देते हैं और खुशकिस्मती से नीचे की तरफ भी पहुंच जाते हैं। लेकिन अब इनकी कश्ती इतनी ऊपर से नीचे गिरने की वजह से टूट चुकी थी। चलते चलते अब ये लोग एक ऐसे गांव में आ चुके थे जहां सारा गांव खाली था। डांगलर को यह मौका बिल्कुल ठीक लग रहा था। वो इस पूरे गांव को जलाकर रेस्क्यू हेलीकॉप्टर को सिग्नल देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग उनके ऊपर गोलियां चलानी शुरू कर दी। वो समझते हैं कि ये वियतनाम के लोग हैं
और ऐसे मजबूरन इन दोनों को ही छुपना पड़ा। उसके बाद ये लोग एक गांव में पहुंचते हैं जहां पर डांगलार के साथ ही मारा जाता है। उसके बाद डांगलर गांव वालों को मारकर आगे जंगल की तरफ अपने साथियों के पास चला जाता है। और दोस्तों, इसी के ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो कैसे लगी हमारी आज की कहानी? कमेंट्स करके जरूर बताना। टेक केयर, बाय बाय।